क्या आपने कभी सोचा है कि मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी कारें अचानक अमेरिकी बाजार से क्यों गायब हो रही हैं? क्या ट्रंप की टैरिफ नीति ने इन जर्मन दिग्गजों को अमेरिका छोड़ने पर मजबूर कर दिया? साल 2025 की शुरुआत में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूरोप के देशों से आने वाली कारों पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का ऐलान किया। इसका मकसद था अपने देश की कार कंपनियों को विदेशी मुकाबले से बचाना और अमेरिकियों को ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी कारें खरीदने के लिए बढ़ावा देना। लेकिन इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका में नहीं हुआ, बल्कि पूरी दुनिया में महसूस किया गया, खासकर जर्मनी की बड़ी बड़ी कार कंपनियों पर। BMW, मर्सिडीज बेंज और ऑडी जैसी कंपनियां कई सालों से अमेरिका में करोड़ों डॉलर का निवेश कर चुकी थीं। उन्होंने अमेरिका में अपने बड़े बड़े कारखाने खोले थे, जहां लाखों गाड़ियां बनती थीं और हजारों लोगों को काम मिलता था। जैसे BMW का साउथ कैरोलिना में एक बड़ा प्लांट है, जो हर साल करीब 2,77,000 कारें बनाता था। लेकिन जब ट्रंप सरकार ने नया टैक्स लगाया, तो इन कंपनियों की लागत बहुत बढ़ गई। अब सवाल उठता है, जब लागत बढ़ेगी तो मुनाफा कैसे होगा? यही कारण था कि जर्मन कंपनियों ने अमेरिका से धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचने शुरू कर दिए। जर्मन कंपनियां अब चीन की तरफ बढ़ने लगीं, क्योंकि वहां लेबर सस्ती है, सरकार से समर्थन भी मिलता है और बाजार भी बहुत बड़ा है। BMW ने चीन के शेनयांग शहर में अपने पुराने प्लांट का विस्तार किया और मर्सिडीज बेंज ने भी अपने चीनी पार्टनर BAIC के साथ मिलकर चीन में निवेश बढ़ाया। हालांकि शुरुआत में सब अच्छा लग रहा था, लेकिन चीन में भी इन कंपनियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 2025 की पहली तिमाही में BMW की चीन में बिक्री 17.2% गिर गई और मर्सिडीज बेंज की बिक्री में भी 10% की कमी आई। इसकी वजह थी चीन की घरेलू कंपनियां अब तेजी से आगे बढ़ रही थीं और वहां के लोग अब चीनी कार ब्रांड को पसंद करने लगे थे, जो सस्ती भी थीं और आधुनिक तकनीक से लैस भी। इन सब के बीच एक और बड़ी बात हुई। जब जर्मन कंपनियां अमेरिका से बाहर गईं, तो इसका असर सिर्फ कार बाजार पर नहीं पड़ा, बल्कि उन हजारों अमेरिकियों पर भी पड़ा जो इन कंपनियों के प्लांट्स और सप्लायर कंपनियों में काम कर रहे थे। बहुत सी कंपनियां बंद हो गईं, नौकरियां चली गईं और कई परिवारों की आमदनी पर असर पड़ा। यह पूरी घटना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि दुनिया के व्यापार और बिजनेस के फैसले कितने नाजुक और जुड़े हुए होते हैं। एक देश की नीति दुनिया के दूसरे कोने में बैठे कर्मचारियों की रोजी रोटी पर असर डाल सकती है। जर्मन कंपनियों के लिए यह अनुभव यह बताता है कि सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। उन्हें अपनी गाड़ियों का निर्माण और सप्लाई की व्यवस्था इस तरह से करनी होगी कि अगर एक बाजार में दिक्कत आए तो बाकी बाजारों में काम चलता रहे। अगर अमेरिका के नजरिए से देखें तो इस नीति से कुछ हद तक घरेलू कंपनियों को राहत मिली, जैसे फोर्ड और जनरल मोटर्स की बिक्री में थोड़ा सुधार हुआ। लेकिन असली फायदा उतना नहीं मिला जितनी उम्मीद थी। इसकी वजह यह थी कि जर्मन कंपनियां अमेरिका में सिर्फ गाड़ियां नहीं बेच रही थीं, बल्कि वहीं बना भी रही थीं। जब वे वहां से हटीं, तो अमेरिका में काम करने वाले हजारों लोगों की नौकरियां भी चली गईं। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ। इसके अलावा जर्मन कंपनियों की गाड़ियों की कीमतें इतनी बढ़ गईं कि आम अमेरिकी उन्हें खरीद नहीं पा रहे थे। इससे कार बाजार में मंदी आने लगी और लोगों का भरोसा भी हिला। जहां जर्मन कंपनियां अमेरिका से अपने बड़े कारोबार को धीरे धीरे कम कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ यूरोप में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला की भी स्थिति कुछ खास बेहतर नहीं थी। अप्रैल 2025 में यूरोपीय यूनियन में टेस्ला की बिक्री में लगभग 52% की भारी गिरावट देखने को मिली। अगर पिछले साल अप्रैल में टेस्ला ने करीब 11,540 कारें बेची थीं, तो इस साल यह संख्या घटकर केवल 5,475 रह गई। यह गिरावट केवल यूरोपीय यूनियन तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे EU, EFTA, UK क्षेत्र में भी टेस्ला की बिक्री लगभग 49% कम हो गई। यह लगातार 3 महीने जनवरी, फरवरी और मार्च से गिरावट का संकेत था, जो साफ करता है कि टेस्ला को यूरोप में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि टेस्ला की इस गिरती लोकप्रियता के पीछे इसके सीईओ इलन मस्क की राजनीतिक छवि का बड़ा हाथ है। इलन मस्क ने सार्वजनिक रूप से कई बार विवादित बयान दिए हैं। इन सब वजहों से यूरोप में लोगों के बीच टेस्ला के प्रति नकारात्मक भावना बढ़ गई है। कई जगहों पर टेस्ला के शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए, जहां लोग मस्क और उनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल कार की गुणवत्ता या तकनीक ही किसी कंपनी की सफलता का मापदंड नहीं होती, बल्कि उसके नेताओं की छवि, उनके राजनीतिक और सामाजिक रुख भी बाजार में बहुत बड़ा असर डालते हैं। इसके अलावा यूरोप के लोग अब ऐसे वाहन खरीदने के पक्ष में हैं जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हों, बल्कि जिनका निर्माता कंपनी स्थानीय या यूरोपीय मानकों और भावनाओं के अनुरूप हो। इलॉन मस्क की विवादित छवि और राजनीति के कारण टेस्ला पर यूरोपीय ग्राहकों का भरोसा कम हुआ है। इस वजह से कई प्रतियोगी कंपनियां जो अधिक संतुलित और सकारात्मक छवि बनाए रखने में सफल रहीं, उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और अपने बाजार हिस्से को बढ़ाया। टेस्ला के लिए यह एक बड़ा सबक है कि वैश्विक बाजारों में केवल तकनीकी श्रेष्ठता ही नहीं, बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक समझ और स्थानीय लोगों के प्रति संवेदनशीलता भी जरूरी है। यूरोपीय संघ भारत से लंबे समय से चल रहे व्यापार समझौते के तहत कारों पर लगे टैरिफ यानी आयात शुल्क को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर रहा है। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस मामले में बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए अपनी मौजूदा पेशकश को और बेहतर बनाने को तैयार है। सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि भारत आयात शुल्क को एक बार में खत्म करने के बजाय धीरे धीरे घटाकर करीब 10% तक लाने पर विचार कर रहा है, जो अभी 100% से भी ज्यादा है। हालांकि भारत की घरेलू कार कंपनियों ने सरकार से कम 30% टैरिफ बनाए रखने की मांग की है, ताकि वे विदेशी कंपनियों से सुरक्षा पा सकें। इसके साथ ही घरेलू इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं की रक्षा के लिए भारत ने कहा है कि वह इलेक्ट्रिक कारों पर लगने वाले आयात शुल्क में 4 साल तक कोई बदलाव नहीं करेगा। अमेरिकी प्रशासन ने भी भारत से कहा है कि वे टैरिफ खत्म करें, जिससे भारत की घरेलू कार उद्योग पर दबाव बढ़ गया है। यह स्थिति भारत के लिए एक चुनौती बन गई है कि वह वैश्विक व्यापार समझौतों को मजबूत करते हुए घरेलू उद्योगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करे। अब सवाल है कि आगे क्या होगा? क्या जर्मन कंपनियां अमेरिका में दोबारा निवेश करेंगी? क्या ट्रंप की नीतियां बदलेंगी? या फिर चीन और भारत जैसे देश जर्मन कंपनियों के लिए नए घर बनेंगे? विशेषज्ञ मानते हैं कि जर्मन कंपनियां अब डाइवर्सिफिकेशन पर जोर देंगी, यानी वे अपनी फैक्ट्रियां और बिक्री सिर्फ 1 या 2 देशों तक सीमित नहीं रखेंगी। वे अब एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और मिडिल ईस्ट जैसे इलाकों में भी अपना नेटवर्क बढ़ाएंगी, ताकि एक देश की नीति से उनका पूरा बिजनेस प्रभावित न हो। ये कहानी हमें दिखाती है कि आज की दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। एक देश की सरकार जब कोई बड़ा फैसला लेती है तो उसका असर सिर्फ उसके नागरिकों पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। अगर आप दुनिया के ऐसे बड़े और दिलचस्प बदलावों के बारे में जानना चाहते हैं जो वैश्विक सत्ता के समीकरण को बदल रहे हैं, तो मेरी लेटेस्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें ब्रिक्स में अल्जीरिया के शामिल होने और ब्रिक्स बैंक की नई रणनीतियों पर विस्तार से बात की गई है। लिंक स्क्रीन पर है, उसे क्लिक करना न भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन अहम जानकारियों से अपडेट रह सकें। धन्यवाद।